हेलो स्टूडेंट्स। तो डीपीपी नंबर 5 की सॉल्यूशंस जो है वो हम अब करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने डीपीपी 1 to 4 की मैंने आपको डीपीपी की सॉल्यूशंस दे दी है। वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिए। डीपीपी 5 की सॉल्यूशंस जो है वो मैं करने जा रहा हूँ। डीपीपी आप लोगों के पास होगी, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो कि ऑसिलेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी एफ। एफ फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है। इफ इट इज इन एन एलिवेटर स्लोलिंग एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स देन द फ्रीक्वेंसी। और ऑप्शंस दे रखे हैं अपने को 4। ठीक है, तो एक बात याद रखना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करी है, तो मान लेते हैं ये मेरे पास लिफ्ट है, और यहाँ पे मान लेते हैं मैं एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लेता हूँ, और उसके साथ मैं एक मास एम को अटैच कर देता हूँ जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के। अब हमें पता है कि जो इस स्प्रिंग का जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। क्योंकि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो के पे डिपेंड कर रहा है और मास पे डिपेंड कर रहा है, इसका जी इफेक्टिव या एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर भी रही है ऊपर की तरफ, तो क्योंकि हमारे पास जो नेट फोर्स है, मतलब जो हमारे पास ए एक्सेलरेशन होने की वजह से जी इफेक्टिव में चेंज आ रहा है, बट जी इफेक्टिव पे टाइम पीरियड डिपेंड कर नहीं रहा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। इसी वजह से जो टाइम पीरियड है वो सेम रहने वाला है। टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। और अगर टाइम पीरियड सेम रह रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर तुम लोग ये बोल रहे हो कि क्या क्या इस सिस्टम में ए एक्सेलरेट करने से, मतलब लिफ्ट के ए एक्सेलरेट करने से क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, फर्क तो पड़ा है। फर्क ये पड़ा है कि मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो सिस्टम की मीन पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अब अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, तो इस बार क्या होगा, अगर हम ब्लॉक का एफ बनाएंगे, तो मान लेते हैं मीन पोजीशन पे ऊपर के एक्स नॉट लग रहा है, तो नीचे क्या लगेगा? एक तो एम जी लगेगा, और एक शूडो भी लगेगी एम ए नॉट, है ना, एम ए के बराबर लगेगी। तो मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई है ना। के एक्स नॉट जो है वो बेसिकली अब एम जी प्लस एम ए के बराबर हो गया। मतलब एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो एम इंटू जी प्लस ए डिवाइडेड बाई के बराबर हो गई है। मीन पोजीशन तो शिफ्ट हुई है, लेकिन ओवरऑल जो टाइम पीरियड है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि जी इफेक्टिव चेंज होने से, एक्सेलरेशन चेंज होने से इसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आई होप आप लोगों ने ये सॉल्यूशन देख लिया है। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, and it is made of a body which is a hollow sphere containing mercury suspended by means of a wire. If a little mercury is drained off, the period of pendulum will। मैं इसमें आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल से शो करूंगा। आई विल शो इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ। हम लोगों ने जब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिफाइन करा था, तो हम लोगों ने एक पार्टिकल के लिए डिफाइन करा था। बट यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, और जो कि मान लेते हैं एल लेंथ की, उससे एल लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच्ड है। अब जब हम टाइम पीरियड इसका कैलकुलेट करते हैं सिंपल पेंडुलम का, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। बट याद रखना, एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला होता है वहां पे एल नहीं आता, यहाँ पे एल की जगह एल इफेक्टिव आता है। एल इफेक्टिव क्या है? अगर हम एल इफेक्टिव की बात करेंगे, तो एल इफेक्टिव इज बेसिकली द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन hinge and center of mass of the body। hinge and center of mass of the body। ये सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है एल इफेक्टिव। क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो तो एल है। बट जब हम इस वाले फॉर्मूले में एल इफेक्टिव पुट करेंगे, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो पुट करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास तक का। अब इन्होंने बोला है कि इनिशियली मरकुरी था, इनिशियली इस पूरे स्फेयर में मरकुरी भरा हुआ था, और अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा मरकुरी जो है वो ड्रेन आउट हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे कोई होल होगा, और उस होल से थोड़ा सा मरकुरी जो है वो बाहर निकल गया।
तो पूछा आ रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आप खुद सोच के बताइए कि इनिशियली जब पूरा मरकरी भरा हुआ था, इनिशियली व्हेन फुल स्फेयर, ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियली व्हेन स्फेयर इज फुली फिल्ड। अगर स्फेयर फुली फिल्ड होगा तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होने वाला है, सोच के बताइए। क्या सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, क्योंकि मरकरी पूरा फील्ड है। अगर मरकरी पूरा फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है क्या नाम है, जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर भी रहना, उसको सेंटर ऑफ मास को सेंटर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी जो है वो पूरा फील्ड है। और अगर मरकरी पूरा फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियली व्हेन द स्फीयर इज फुली फिल्ड, सेंटर ऑफ मास लाइज एट द सेंटर। लेकिन जब हमने कुछ मरकुरी को निकाल दिया, अब जब हम कुछ मरकुरी को निकालेंगे बाहर तो क्या होगा, थोड़ा सा ये पार्ट नीचे जाएगा, मतलब ज्यादा मरकुरी जो है वो अब नीचे बेस पे है। इसी वजह से जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अपने ओरिजिनल सॉरी, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अपने ओरिजिनल सेंटर से, ज्योमेट्रिक सेंटर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हैवियर मास की तरफ जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि व्हेन mercury is shifted, mercury is Hg, mercury is drained, when mercury is drained a little, then center of mass of system will move downwards, है ना, it will move downwards। और अगर सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो एल इफेक्टिव है वो इंक्रीज कर जाएगी। मैं लिख सकता हूं ये बात भी कि एल इफेक्टिव क्या कर जाएगी, एल इफेक्टिव इंक्रीजेस। अगर एल इफेक्टिव इंक्रीज कर गई इसका मतलब टाइम पीरियड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो है वो आ रहा था आपका 3 ऑप्शन आ रहा था। तो आई होप आपको ये वाला जो केस है ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर लो, देख लो एक बार, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन मेजर्स द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट एंड फाइंड्स इट टू बी t सेकेंड्स। तो जब स्टेशनरी लिफ्ट थी मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रही थी, तब जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, t सेकंड्स निकल के आ रहा है। तो क्या मैं t को 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। ये टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, और स्टेशनरी लिफ्ट है तो g जो है वो g के बराबर ही रहेगा, g फैक्टर में चेंज आएगा नहीं। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला कि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ विद एन एक्सेलरेशन g/4। तो अब सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि सिंपल पेंडुलम जो है वो तो वहीं का वहीं है, लेकिन अब ये लिफ्ट एक्सेलरेट करने लग रही है g/4 एक्सेलरेशन से। तो अब यहाँ पे g फैक्टर चेंज हो जाएगा। अब मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि g फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, इस वाले केस में एक्सेलरेशन रिवर्स करके जोड़ देंगे हम g के साथ, तो g फैक्टर हो जाएगी g प्लस a, और a की वैल्यू कितनी है g/4, तो हम लोग लिखेंगे g प्लस g/4 दैट इज 5g/4। g फैक्टर की वैल्यू 5g/4 आ गई। अब अगर g फैक्टर 5g/4 आया तो मेरा जो नया टाइम पीरियड होगा t डैश वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय 5g/4। तो ये कितना आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4l डिवाइडेड बाय 5g। अब तुम 4/5 का अंडर रूट बाहर लेके जाओगे तो ये 2/√5 बन जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रूट एल बाई जी एज इट इज रह जाएगा। हमें पता है कि जो 2 पाई रूट एल बाई जी है वो t के बराबर है, तो हमारा जो नया टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 2/√5 मल्टीप्लाइड बाय t। पुराने टाइम पीरियड का 2/√5 टाइम्स हो चुका है नया टाइम पीरियड। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बेसिकली जी फैक्टर का कंसेप्ट यूज करा है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूंगा तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 3rd।
ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आई होप समझ में आ गए होंगे, एक बार आप देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं अभी, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ ट्रॉली व्हिच मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a। तो टाइम पीरियड इस वाले केस में हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी डैश, और उन्होंने बोला है आपको जी डैश की वैल्यू बतानी है। तो जी डैश की वैल्यू बताने का तरीका बहुत सिंपल है, जी डैश बेसिकली जी इफेक्टिव ही है। अब यहाँ पे जी इफेक्टिव कैसे निकाला जाएगा? जी इफेक्टिव को निकालने का एक तरीका होता है, जी इफेक्टिव जो होता है, अगर हम जी इफेक्टिव निकालेंगे तो दैट इज बेसिकली जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वेयर ए इज बेसिकली व्हाट, ए क्या है, ए एक्सेलरेशन ऑफ द वेसल है या एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर है जिसमें सिंपल पेंडुलम है, और वो ऑब्वियसली बात है वो कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस वाले केस में भी क्या हुआ, इस वाले केस में ये मान लेते हैं आपके पास एक कार्ट थी और ये आगे जा रही थी, यहाँ ट्रॉली थी, आगे जा रही थी ए एक्सेलरेशन से। तो होगा क्या कि जो आपका सिंपल पेंडुलम है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मास एम का पार्टिकल है। अब जब ये पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ तो मान लेते हैं ये वाला इसने एंगल थीटा बनाया इक्विलिब्रियम पे, तो इस केस में जो इसका जी इफेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, हमें पता है कि जी इफेक्टिव वेक्टर जो होता है वो जी वेक्टर होता है माइनस ए वेक्टर होता है। जी वेक्टर जो है वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है इस पे, वो तो नीचे की तरफ लगेगी। तो जी इफेक्टिव वेक्टर में जी वेक्टर जो है वो आ जाएगा माइनस का जी जे कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली आई कैप डायरेक्शन में है तो मैं लिखूंगा माइनस ए आई कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो जी इफेक्टिव इस तरीके से अपने को निकालना था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा दैट विल बी आंसर 4। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद अ टाइम पीरियड टी। ओके, टाइम पीरियड टी के साथ एग्जीक्यूट कर रहा था एसएचएम। If the length of the pendulum is increased by 21%, then find the percentage increase in the time period of the pendulum। ठीक है, लेंथ को इन्होंने कितने से इंक्रीज कर दिया, 21% से, तो जो नई लेंथ होगी एल डैश वो हो जाएगी एल प्लस 21% ऑफ एल। ठीक है, लेंथ इंक्रीज कर रही है बाय 21%, तो बाय 21% का मतलब है जो भी ओरिजिनल लेंथ है उसमें 21% और आपने ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा एल प्लस 0.21 इंटू एल विच इज 1.21 एल। ये अपने पास एल डैश की वैल्यू निकल के आ गई है 1.21 एल। ठीक है यार, ये बात तो अपने को समझ में आ गई। अब अगर मैं टाइम पीरियड देखूं तो टाइम पीरियड का रिजल्ट क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनैलिटी देखूंगा लेंथ के साथ, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। तो अगर मैं इन दोनों टाइम पीरियड्स का रेशियो ले लेता हूँ, नया टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय पुराना टाइम पीरियड टी डैश अपॉन टी, तो क्या वो हो जाएगा रूट ऑफ एल डैश डिवाइडेड बाय एल। बिल्कुल होगा। एल डैश की वैल्यू मैंने अभी निकाली 1.21 एल, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास टी डैश डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1.21 आ जाएगी, क्योंकि जब तुम 1.21 एल पुट करोगे यहाँ पे तो एल से एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.21 आ गई। और अंडर रूट ऑफ 1.21 मुझे पता है कि 1.1 के बराबर होता है, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.1 टाइम्स ऑफ टी आ गई, मतलब नया टाइम पीरियड 1.1 टाइम्स हो गया कंपेयर टू पुराना टाइम पीरियड। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड पूछा है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने का तरीका होगा, परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना है तो इट विल बी सिंपली टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाइड बाय 100। टी डैश की वैल्यू हो जाएगी 1.1 टी माइनस का टी डिवाइडेड बाय टी इंटू 100 करोगे तो तुम्हारे पास ध्यान से देखो ये टी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.1 माइनस 1 करोगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा 10%। ठीक है, इट विल बी 10%। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। उसमें बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम ऑन अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग
देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें एक गलती कहाँ पे हो सकती है, कई लोग एम्पलीट्यूड जो है वो 8 सेंटीमीटर मान लेंगे। नहीं, पार्टिकल हमेशा अपनी दो एक्सट्रीम पोजीशंस के अबाउट एसएचएम करता है। इधर लेफ्ट एक्सट्रीम है, इधर राइट एक्सट्रीम है, और बीच में इसके इसके बीचों बीच होती है मीन पोजीशन। तो एक्चुअली में इन्होंने जो जो डेटा दे रखा है ना 8 सेंटीमीटर, वो एक्चुअली 8 सेंटीमीटर लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम के बीच का डेटा है। इन्हीं पॉइंट्स के बीच में वो ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल। तो अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस a के बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2a की वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 2a की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। a आपका 4 सेंटीमीटर आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या बोला है कि इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। तो एक बात याद रखना, ये मैंने क्लास में भी कराया था, आपको सिंपली याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कब होगा, ये तब होगा जब मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगा x इज इक्वल टू होगा, दैट विल बी प्लस माइनस a बाय रूट टू। ये डेरिवेशन में करवा चुका हूँ पहली क्लास में, तो मैं डेरिवेशन पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ रही है, मतलब x बराबर प्लस माइनस a बाय रूट टू आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी प्लस माइनस, एम्पलीट्यूड अपने को 4 पता है, तो 4 बाय रूट टू विच इज बेसिकली 2 रूट टू, विच इज बेसिकली 2 रूट टू सेंटीमीटर। तो अब ये प्लस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका ये सिग्निफिकेंस है कि मीन पोजीशन से 2 रूट टू राइट में जाके भी आपको ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर मिल सकती है, और अगर आप मीन पोजीशन से लेफ्ट में चले जाओगे 2 रूट टू तब भी मिल सकती है। तो मैग्नीट्यूड तो 2 रूट टू ही रहेगा, बट अलग अलग जगह पे आपको ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर मिल रही है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर इसका है 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ग्राफ दे रखा है आपको, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस वाई का ग्राफ दे रखा है, और पूछा जा रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। तो कुछ कुछ चीजें जो है इस ग्राफ को देख के आपको पहले पता कर लेनी है। एक तो आपको एम्पलीट्यूड साफ साफ दिख रहा होगा, एम्पलीट्यूड जो है वो आ रहा होगा 20 मिलीमीटर, मतलब ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर, ये एम्पलीट्यूड आ गया। एक और चीज जो तुम्हें दिख रही होगी वो दिख रही होगी यू मिनिमम, तो यू मिनिमम है 0.01 जूल, और एक चीज और दिख रही होगी ये है यू मैक्सिमम विच इज 0.04 जूल। तो एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि हमेशा मीन पोजीशन पे आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही मिले, कई बार आपको वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी देंगे। हाँ, ये गारंटी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मीन पोजीशन पे मिनिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, ये गारंटी है। बट वो मिनिमम जीरो होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0.01 जूल है, जीरो नहीं है। इसी वजह से तुम्हारा अगर तुम अपने डीपीपी में ग्राफ देखोगे तो वो बेसिकली थोड़ा सा उठा हुआ ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। अब इन डेटा के बेसिस पे हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, हमें के निकालना है फाइनली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हमें यू मैक्स पता है 0.04 है और यू मिनिमम भी पता है 0.01 है, तो हम लोग बेसिकली टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, यू मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी, और यू मैक्सिमम की वैल्यू किसके इक्वल है, 0.04 जूल के बराबर है। दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो 0.04 जूल जो है वो आपकी एनर्जी निकल आई। अब हमें यह भी पता है कि जो एनर्जी होती है वो बेसिकली किसकी इक्वल होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो होती है हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट के बराबर, वेयर यू नॉट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी पुट करूंगा 0.04 इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट को, अगर मैं यू नॉट को पुट करूंगा 0.01, तो क्या मुझे हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी।
तो ये हाफ के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.03 जूल, है ना। हाफ के स्क्वायर की वैल्यू 0.03 जूल आ गई। अब अपने को के निकालना है, एम्पलीट्यूड पता है क्या, बिल्कुल पता है एम्पलीट्यूड 20 मिलीमीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हाफ के की वैल्यू हमें निकालनी है, एम्पलीट्यूड 20 मिलीमीटर है, मैंने अभी कन्वर्ट कर दिया था उसको 2 इंटू 10⁻² मीटर में, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 0.03। यहां से अगर तुम के को निकालोगे तो के आ जाएगा 0.06, ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई होके चला जाएगा तो 0.06 आ गया, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आंसर आ जाएगा, मेरे हिसाब से तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी आंसर सेकंड, ठीक है, आंसर इसका जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की ओवर एन एंटायर टाइम पीरियड। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ना कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कहीं पे भी अगर आ रहा है टर्म, या कॉस स्क्वायर थीटा अगर आ रहा है तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, मैं एवरेज को इन दोनों एरो से डिनोट करता हूँ, या फिर अगर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी कहीं पे हमें मिल गया तो इनकी जो एवरेज वैल्यू होती है एक साइकिल में इनकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 के बराबर होती है, इट इज इक्वल टू 1/2। अब इन्होंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो निकाल लेते हैं यार। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती थी हाफ mv² होती थी। तो v की जगह मैं क्या पुट करूंगा, v की जगह मैं पुट करूंगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यह आ जाएगा a² ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बट हमें तो एवरेज वैल्यू निकालनी है एक टाइम पीरियड पे, तो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, देखो कांस्टेंट्स का एवरेज कांस्टेंट वैल्यू होती है तो कांस्टेंट को साइड करो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज हो जाएगा हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, और ये वैल्यू अपने को पता है कि 1/2 है, तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 ma² इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जैसा हाल काइनेटिक एनर्जी का हुआ वैसी हाल आपका पोटेंशियल एनर्जी का भी होने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ kx², ये आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इनके केस में भी जो एवरेज वैल्यू होगी, यहां पे भी जो एवरेज वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की वो भी तो 1/4 ही होगी, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज भी 1/4 है, तो हमारे पास इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1/4 ma² इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया होगा। तो एवरेज वैल्यू लेते समय एक बात ध्यान रखना है कि एक पूरी साइकिल में एक टाइम पीरियड में साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस पे आते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसको इसकी दे रखी है अपने को, एंड इट इज इक्वल टू k0 cos स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी अपने को दे दी, पूछा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। पहले टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो तुम्हें दिख भी रहा है यहां से वो k0 के बराबर होगी, और हमें यह भी पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बेसिकली मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इफ u0 इज इक्वल टू 0। अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने 0 मानी है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। बस डिफरेंस ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी आएगी मीन पोजीशन पे, तब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। और अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे चले आते हो तो एक्सट्रीम पोजीशंस में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, तो वहां पे जो भी मैकेनिकल एनर्जी है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि kmax जो है वो k0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी k0 के बराबर है। और अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखना, अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा है,
तो अगर मैकेनिकल एनर्जी के नॉट के बराबर है तो इसका मतलब यू मैक्स भी किसके बराबर होगा, के नॉट के बराबर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सिमिलर टर्म्स है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी के नॉट है और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो भी आपकी के नॉट के बराबर है, दोनों इक्वल है एक्चुअली में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली बोल रहा है कि आपको ये ना रेशियो कैलकुलेट कर रहा है। किस किस का रेशियो कैलकुलेट कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी का रेशियो कैलकुलेट कर रहा है। तो हम भी कर लेते हैं कैलकुलेट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, के बाय 2 से के बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इसको अगर तुम स्प्लिट करोगे, अगर तुम इसको स्प्लिट करते हो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये तो हुआ रेशियो। अब इन्होंने क्वेश्चन में अलग अलग रेशियोज पूछ रखे हैं और उस अलग अलग रेशियोज के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा हुआ है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। अच्छा, इन्होंने जो एम्पलीट्यूड लिया है ना, वहां पे एम्पलीट्यूड को इन्होंने आर से डिनोट करा है। तो कोई भी चीज कहीं पे भी अगर हम यूज करेंगे तो हम ए को आर से डिनोट कर लेंगे। मतलब ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब पहला वाला केस हम ले लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में, जब रेशियो 1/4 दे रखा है, रेशियो जो है वो 1/4 दे रखा है, तो 1/4 कैसे आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव करा अभी, उसको हम लोग 1/4 के इक्वल रख देंगे। यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी √3/2 मल्टीप्लाइड बाय ए, है ना। x की वैल्यू आ जाएगी √3/2 मल्टीप्लाइड बाय ए, और a को तो मैंने r माना था तो इसको r के टर्म्स में लिख देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो मैच हो रहा है आपका s के साथ। ऑप्शन नंबर ए s के साथ मैच हो रहा है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। तो बी ऑप्शन में जो रेशियो है, बी ऑप्शन में जो रेशियो है वो 1/2 के बराबर हो गया। अगर रेशियो 1/2 के बराबर है तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। मतलब यहां पे अगर हम देखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/√2। एक्स की वैल्यू यहाँ पे a/√2 आ जाएगी। तो अगर मैं चेक करूं तो जो बी ऑप्शन है, उस बी ऑप्शन का जो आंसर होगा वो बेसिकली क्यू के बराबर हो जाएगा, r/√2 या फिर a/√2 के बराबर होगा। मैं अगर a यूज कर रहा हूं तो वो एम्पलीट्यूड मान लेना। इसी तरीके से ना तुम बाकी सारे ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, प्रोसीजर सेम रहेगा, बस जो भी तुम्हें एम्पलीट्यूड्स दे रखे हैं उनको पुट करके बाकी ऑप्शंस भी चेक करे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर इसका आएगा 4th। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या नाम है, तो मैं ये डीपीपी 5 जो है, डीपीपी 5 के सॉल्यूशंस आप लोग देख लेंगे और ट्राई करना है इनको पहले खुद से, और उसके बाद नहीं होता तो मेरे सॉल्यूशंस देख लेना। ठीक है, तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर डीपीपी नंबर 6 और डीपीपी नंबर 7 को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।